जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी जो क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें जो 31 से लेकर और जो आपके 60 तक जो क्वेश्चन होंगे ना, जिन्होंने भाषा फर्स्ट के रूप में संस्कृत चूज की होगी, तो ये उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो हम देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 31 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था। तो 31 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था। इसमें पूछा था कि उ स्वर से उच्चारण स्थान भवति, यानी उ का उच्चारण स्थान क्या होगा। हालांकि इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ट हो जाएगा। इसका एक संस्कृत में सूत्र चलता है, उपमानीय या नाम उष्टो, ये वाला एक सूत्र चलता है उच्चारण स्थान में। तो हम ये कहेंगे जैसे छोटा उ है और प वर्ग, जैसे प फ ब, तो इस प्रकार ये प वर्ग होता है और उ होता है, इसका उच्चारण स्थान उष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी और करें, जैसे कि ऑप्शनों की बात है, जैसे कंठ है तो अकु विसर्जन नाम सूत्र होता है ये संस्कृत में। तो अकु विसर्जन नाम विसर्जिया नाम, यानी ऐसे बोल सकते हैं कंठ का उच्चारण स्थान होते हैं वो शब्द होंगे अकु विसर्जिया नाम कंठ, यानी अ और क वर्ग और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। जैसे मूर्धा की बात करें तो इसके लिए एक सूत्र होता है संस्कृत में, ऋटूर सा नाम मूर्धा, तो ये हो जाएगा बड़ी री ऋटूर सा अड़ाम मूर्धा। यानी ऐसे कह सकते हैं कि जो री होगी और जो ट वर्ग होगा और र होगा और ये वाला सा, तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। तालु की बात करें तो इसका एक सूत्र चलता है इचू सा नाम तालु, ई चू या सा नाम तालु, तो ई और च वर्ग और ये वाला सा, यानी शरीर वाला सा, तो इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। और ये शायद 8 या 9 प्रकार होते हैं उच्चारण स्थान के। तो ये उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। अब नीचे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन कि री का स्वर से उच्चारण स्थान भवति, यानी री का उच्चारण स्थान क्या था, अभी हमने देखा था ऋटूर सा नाम मूर्धा, तो इसका स्थान री का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हालांकि ध्यान रखना 31 नंबर का तो डी नंबर ऑप्शन था राइट आंसर, ठीक है। मैंने सभी के समझाए थे तो इस वजह से लिखे थे। इसका हो जाएगा ऋटूर सा नाम मूर्धा, जो हमने ऊपर लिखा ना यही हो जाएगा, ये वाला ऋटूर सा नाम मूर्धा, ठीक है। बाकी दंत का क्या होगा, हमने सभी के देखे तो दंत का नहीं देखा था, यानी दांत का, तो इसका हो जाएगा लतूल सा नाम दंत, यानी हम ये कहेंगे जो र होगा और त वर्ग होगा और ये वाला सड़क वाला सा होगा, इनका उच्चारण स्थान होगा उदंत होगा। बाकी ये कंठ वगैरह तो हमने ऑलरेडी देख ली थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुछ नंबर है च वर्ग से उच्चारण स्थान, इसका सूत्र हमने अभी देखा था इचू सा नाम तालु, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि च वर्ग इसी में आ रहा है, च वर्गस च इस प्रकार। बाकी है 34 नंबर क्वेश्चन कि बालक शब्द से तृतीय एक वचन रूपम भवति, यानी बालक के जो रूप होंगे तो ये राम की तरह चलेंगे, और इसमें भी बताना है तृतीय एक वचन। तो देखो हम अगर बात करें जैसे शब्द रूपों की, तो ये कुछ इस प्रकार चलते हैं। जैसे हमें पूछे तृतीय विभक्ति एक वचन, तो तृतीय विभक्ति एक वचन में तो राम का बनता है रामवीण, क्या बनता है, रामायण बनता है। तो बालक का क्या बन जाएगा, बालकीन। इसी प्रकार बालकीन एक मात्रा आएगी, मैंने 2 लगा दी, गलत लगा दी, ठीक है, एक आएगी बालकीन। तो फिर बालकीन आएगी तृतीय एक वचन में, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। लेकिन औरों की बात करें, औरों मीन्स ये कि और ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे बालकीन तो होता ही नहीं है, तो ये तो गलत दे रखा है। बालकी, तो बालकी बनेगा आपका राम, तो ये बनेगा रामई, यानी तृतीय बहुवचन में बनेगा बालकई, तो राम भाई बनता है, तो इस प्रकार बनेगा बालकई, ठीक है। तो ये बहुवचन हो जाएगा। बाकी बालका भी ये कब किस में बनेगा,
तो ये बाल का भी तो बनता ही नहीं है, तो इस वजह से हम दो ही को जानते हैं कैसे कि इसका राइट आंसर तो हो जाएगा, ये बन जाएगा तृतीय एकवचन में, बालक ही बन जाएगा तृतीय बहुवचन में। तो ये दो शब्द यानी कह सकते हैं सही थे, और जो ये वाले थे ये गलत थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अब ये कह रहा है कि पितृ शब्द से द्वितीय बहुवचन रूप में भवति, यानी जो पितृ शब्द है इसका द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? जैसे प्रथम हो गया, यानी प्रथम द्वितीय और बहुवचन, ऐसी द्वितीय एक वचन में क्या, द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा, यानी यहाँ पे जाके क्या बनेगा। देखो ये रूप याद रखने होंगे आपको, मतलब शब्द रूप होते हैं जैसे अकारांत के, आकारांत के, ईकारांत के, उकारांत के, तो ये याद रखने होंगे जब भी आप इन्हें का पता कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, इसका देखा जाए तो हालांकि बनेगा क्या, पितृन बनेगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। और इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, तो सभी की बात कर लेते हैं। जैसे ये तो हो गया था बहुवचन में, ठीक है। अगर द्वितीय यानी ऐसे कहेंगे द्वितीय एक वचन में क्या रूप बनेगा पितृ का, तो वो बनेगा पितरम। ये किस में बनेगा? द्वितीय एक वचन में। मैं लिखते जाता हूँ शॉर्ट में, द्वितीय एक वचन में, ठीक है। बाकी पितु किस में बनेगा? तो पितु बनेगा ये बनेगा पंचमी विभक्ति एक वचन में, पंचमी विभक्ति एक वचन में बनेगा। क्या बनेगा? पितु। बाकी पितरान किस में बनेगा? तो ये बनेगा आपका ये तो किसी में नहीं बनता, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे, हमें पूछा था पितृ शब्द से द्वितीय एक बहुवचन रूप क्या होगा, तब हमने ऑप्शन लगाया था पितरन। लेकिन इसमें और भी ऑप्शन सही दे रखे थे, वो एक नंबर ऑप्शन था जो बनेगा पितरम द्वितीय विभक्ति एक वचन में, और पितु बनेगा पंचमी विभक्ति एक वचन में। तो ये भी याद रखें, क्योंकि जब शब्द रूप सभी याद करते हैं तो ये चीज़ें याद होंगी, तो निश्चित तौर से किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन बनेगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36। ये कह रहा है युष्मत शब्द से पंचमी एक वचन रूप में भवति, यानी युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन क्या रूप होगा। तो देख लीजिएगा, हम सभी की बात करेंगे। पंचमी विभक्ति एक वचन बनेगा त्वरित, यानी ये वाला ऑप्शन बनेगा। बाकी जैसे युष्मत किस में बनेगा, फिर ये बनेगा पंचमी विभक्ति बहुवचन। मैं लिख लूँ पंचमी विभक्ति बहुवचन, तो बहुवचन, ठीक है। हालांकि कुछ सही नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन फिर भी अब हिंदी में लिख देते हैं। ये बनेगा पंचमी विभक्ति और बहुवचन, ठीक है, ये हो गया। बाकी युष्म व्यम, तो ये किस में बनेगा, और इस प्रकार का बनेगा क्या, ये बन जाएगा चतुर्थी विभक्ति, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति और किस में, बहुवचन में, ये बनेगा क्या, युष्मव्यम। और बाकी त्वयी किस में बनेगा, ये बनेगा आपकी कह सकते हैं सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और एक वचन में, एक वचन में ये रूप बनेगा, ठीक है। हमने देख लिया, क्या देखा है कि युष्म शब्द के हमें केवल ये पूछा था पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा, तो हमने कहा था त्वत बनेगा। लेकिन इसमें और भी ऑप्शन दे रखे थे इसी युष्मत शब्द के, तो हमने बताया था कि युष्मत बनेगा वो पंचमी विभक्ति यानी पंचमी विभक्ति बहुवचन में, और जो युष्मव्यम दे रखा था ये बनेगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में, और जो त्वयी दे रखा था इसका बनेगा सप्तमी विभक्ति एक वचन में। तो हमने सभी की बात कर ली है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है कि ये कह रहा है गुरुवे इति रूपम अस्ति। ये गुरुवे है, ये कौन सा रूप है, यानी विभक्ति बतानी है एक तरह से हमें। तो ये होगी आपकी ये गुरुवे बनता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, ठीक है। बाकी इनमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा, तो षष्ठी एक वचन में अगर गुरु की बात की जाए तो ये बनेगा गुरु, क्या बनेगा, गुरु। बाकी अब बात करें पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, तो पंचमी विभक्ति एक वचन में यही बनेगा गुरु, यही वाला सेम। बाकी तृतीय एक वचन में क्या बनेगा, तृतीय एक वचन में गुरुणा बनेगा, गुरुणा, ठीक है, ये वाला। तो ओवरऑल हमें गुरु भी पूछा था, तो हमने बताया था चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप होगा, लेकिन षष्ठी एक वचन में गुरु होगा, और पंचमी विभक्ति एक वचन में गुरु होगा, और तृतीय विभक्ति एक वचन में होगा गुरुणा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही तो था एक नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है 10 धातु लृट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति।
यानी आपसे ये कह रहा है कि जो दृश्य धातु है इसका लट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति क्या हुआ, यानी बहुवचन रूप बताना था इसका। तो हम कहेंगे ये इसका हो जाएगा दृश्य धातु लट लकार, तो ये इसका सिंपल है पठति पठत पठंती के हिसाब से बनेगा, तो ये हो जाएगा दृश्यंती, क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन में यही बनेगा। हालांकि इसके मैं रूप लिख के बताऊं तो वही पठत पठत पठंती के हिसाब से बनेगा। दृश्य है वो दृश्य में चेंज हो जाता है, इस हिसाब से बनेंगे। जैसे ही मैं लिख के बताऊं, एक का भी बता देता हूँ, जैसे दृश्य थी और जैसे पठती होता है ऐसे दृश्य थी, और फिर दूसरा आएगा पठती पठतः तो दृश्यत, ठीक है, और दृश्यंती जो दीर्घ है बहुवचन, ठीक है, ये हो जाएगा यानी प्रथमा द्वितीय बहुवचन। फिर उसके बाद मध्यम आता है, फिर उत्तम आता है, तो इनके मैं बता नहीं रहा, ठीक है। अब मैंने आपको बता ही दिया कि जो पठती पठत पठंती होता है और फिर बनता है पठसी पठता पठत पठामी पठाओ पठामा, तो इस प्रकार इसके रूप चलेंगे। बाकी मैंने बताया दृश्य का दृश्य हो जाता है तो इस हिसाब से चलेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी 39 नंबर क्वेश्चन ने ये पूछा था कि जो सेव धातु है इसका हमें लंग लकार के उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, जैसे 1 2 ये वाला यहाँ पे क्या बनेगा उत्तम पुरुष एक वचन में, तो ये बनेगा आपका असेवे। हालांकि इसके रूप में सेव के मैं अगर लंग लकार का मतलब होता है एक तरह से भूतकाल में किस प्रकार के चलेंगे उस प्रकार से। तो इसका देखा जाए तो जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उन सभी को देख लेंगे क्या क्या आएंगे। जैसे कि प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा असीवत, फिर असीविताम, ठीक है, असीविताम, और बहुवचन में बन जाएगा असीवंत, ठीक है। फिर मध्यम पुरुष एक वचन में बन जाएगा असीवथा, ठीक है, फिर बनेगा असीवताम असीवथाम, ठीक है, फिर बनेगा असीवदुहम, ठीक है, ये माया लास्ट में, इसे बोलेंगे असीव उद्यम, ठीक है। बाकी उत्तम पुरुष की बात की जाए तो बनेगा असेवे, और मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष दो वचन बनेगा आपका असेवा ही, असेवा वही, इस प्रकार का। और जो लास्ट बहुवचन बनेगा असेवा मही, अब देख लीजिएगा ये तो प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन हो जाएगा, ये बहुवचन है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन, ये द्विवचन बहुवचन, ये उत्तम पुरुष का एक वचन और द्विवचन बहुवचन। अब इसमें देखो असीवत दे रखा है, असीवत दे रखा था प्रथम पुरुष एक वचन में, ठीक है, ये ठीक है। बाकी असीवंत दे रखा था, असीवंत दे रखा था प्रथम पुरुष बहुवचन में। बाकी असीवी दे रखा था, असीवी, तो ये दे रखा था उत्तम पुरुष एक वचन में। असीव था किस में दे रखा था, ये तो किसी में नहीं दे रखा था मध्य पुरुष एक वचन असीव था। तो मैंने सभी रूप बता दिए हैं जिनमें से ये भी ऑप्शन में पूछा गया था, ये भी ऑप्शन में पूछा गया था, ये भी पूछा गया था और असीवी और ये वाला पूछा गया, ठीक है। तो मैंने सभी बता दिए, इस प्रकार ये पूछे गए थे। नेक्स्ट है पा धातु विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूपों में अस्ति। जो पा धातु है इसका विधि यानी मतलब चाहिए अर्थ में होती है विधि लिंग लकार, तो इसका मध्य पुरुष बहुवचन क्या बनेगा, तो इसका मध्यम पुरुष बहुवचन बनेगा पिबीत। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन कहाँ पे गया, तो यहाँ पे हम इसी लिखते थे पिबीत को, ये वाला रूप बनेगा इसका, ठीक है, पिबीत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। और इसके विधि लिंग लकार के मैं लिख के बता दूं फिर, जैसे इसका प्रथम पुरुष एक वचन बनेगा पिबी त, ठीक है, और मध्यम पुरुष एक वचन बनेगा पिबी। इसकी कुछ पहचान होती है तो डायरेक्टली कर सकते हैं, और इसका उत्तम पुरुष एक वचन बनेगा पिबी यम, ठीक है, यही बता दिए मैंने। बाकी आप मुझे यही याद है तो मैंने बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट है अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या बनेगा अस धातु का, तो डायरेक्टली बता देते हैं हम इसका आंसर, ठीक है। इसका बनेगा अस का मतलब होता है, इसके रूप चलते हैं जैसे कि भविष्यति, क्योंकि
अज धातु का हमें लट लगा पूछा, लट मतलब कोई भविष्य काल एक तरह से, तो इसके भविष्य काल में बताने थे, तो वो जैसे पठती के चलते ना उसी प्रकार चलेंगे। जैसे पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामि, इसी प्रकार बनेंगे। तो हमें पूछा था प्रथम पुरुष एक वचन रूप, तो प्रथम पुरुष एक वचन रूप हो जाएगा भविष्यति, जैसे पठिष्यति होता है उसी प्रकार। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है थ व्यंजनस्य उच्चारण स्थान, ये त और ध न, अरे न हटा दीजिए, कहीं इन चारों का होता है लतु सनाम दंत। तो ऑप्शन नंबर, हमने ये सूत्र लिखा था ना, लतु सनाम दंत, यानी हमें ये कहेगी लरा उत्ता वर्ग और ये वाला सड़क वाला सा, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इचुअसा नाम तालु, यानी बता दिया था। अगो विसर्जन नाम कंठा, मूर्धा का क्या हो जाएगा, इचुअसा नाम तालु हो गया, अगो विसर्जन नाम कंठा हो गया, और लतुसा नाम दंत हो गया। तो हमें मूर्धा का कौन सा बच रहा है, लतु सना, ये मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा का कौन सा बच रहा है हमसे, रुडूर सा नाम मूर्धा, ठीक है, यानी जो मूर्धा वाला दे रखा है ना, इसका हो जाएगा रिटूर सा नाम मूर्धा, ठीक है। तो मैंने सभी की बताती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक स बालक गच्छति अत्र एक स्थानीय शुद्ध रूप में भविष्यति, यानी स के युग में कौन सी व्यक्ति आएगी वो बताना था, तो इसमें क्या आएगा वो चूज करना है हमें। तो हमें ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि एक सूत्र चलता है संस्कृत में, जो सह तथा साकम, सार्थम, समम, या ये अप्रधान में तृतीय व्यक्ति होती है। तो हम ये कहेंगे जो इसमें दे रखा है, इसमें से जो पित्रा है ना, ये तृतीय विभक्ति हो जाएगी इसमें, ठीक है। यानी स के युग में तृतीय विभक्ति होती है, स मतलब पता सह, साकम, सार्धम, समम, तो इनके युग में ऐसे बोल सकते हैं तृतीय विभक्ति होगी विधान में। और यानी इसका एक रीजन ये निकलता है, जो अप्रधान होने के कारण ये समय तृतीय विभक्ति हो जाती है। ये सूत्र चलता है इसमें, एक संस्कृत में आपने पढ़ा हो, तो जैसे सहयुक्ते, सहयुक्ते अप्रधानम, अप्रधान बोल सकते हैं, अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है सह के युग में, ठीक है। तो कर्ता के रूप में जो भी पित्रा आ रहा था उसमें पित्रा में तृतीय विभक्ति हो गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बालकिन मोदकम रुचते, तो अत्र रेखांकित पति शुद्ध रूपम, यानी इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो एक चीज देखी होगी, क्या देखी होगी आपने, जब हम कारक पढ़ते हैं ना तो उसी में आते हैं, जिसको अच्छी चीजें लगती है ना, हम ये कहेंगे, एक सूत्र चलता है संस्कृत में, रुच्यार्थनम प्रियमाणम, यानी रुच जो भी अर्थ वाले धातु होते हैं ना, यानी जिसे प्रसन्न करने वाले होते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, तो उसमें संप्रदान कारक हो जाता है। तो हम कहेंगे, तो इसमें जो बालक था, इसमें हालांकि ये तृतीय व्यक्ति है, इसमें अगर चतुर्थी करेंगे, जिसको अच्छी चीज लगती है ना, खाने वाली चीजें, चाहे इसमें लड्डू होते या अन्य कोई चीज होती, तो उसमें फिर चतुर्थी विभक्ति हो जाती है संप्रदान के अनुसार। तो फिर क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति में बालकिन का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बालकाय, सही है ना। तो बालकाय किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। या फिर हम एक ऐसे बोल सकते हैं, रुच धातु के युग में जो प्रियमाण होगा ना, जो प्रसन्न होने वाला, इसमें जैसे बालक दे रखा था, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे जो हमने सूत्र बताया था, रुच्यार्थनम वीर्यणाम, सूत्र के संप्रदान संज्ञा, यानी जो बालक था उसमें चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति होकर ये रूप बनता है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ये कारक पढ़ेंगे ना, उसी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये कह रहा है नृप दुर्जनम क्रोध्यति रेखांकित पद शुद्ध रूपम भविष्यति, यानी अब ये भी कारक का ही क्वेश्चन है। अब ये है, ये क्या है कि एक सूत्र चलता है संस्कृत में, क्रुद्ध दुरुष्य सुसार्थनम प्रतीकोप, इस प्रकार का कोई सूत्र होता है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे क्रोध हो गई, ईर्ष्या हो गई, असूय हो गया या द्रोह हो गया, इनके समार्थक धातुओं के प्रयोग में जो भी जिसके प्रति आपको क्रोध है या द्वेष है, ईर्ष्या है, असूय है, इन सभी में संप्रदान संज्ञा हो जाती है इनकी। यानी हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो आपका दुर्जन्म है, इसमें आपकी संप्रदान कह सकते हैं
संप्रदान संज्ञा हो जाएगी इसकी, तो इसमें भी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो इसका चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा दुर्जनाएं। सही है ना, चतुर्थी विभक्ति में यही होगा ना, दुर्जनाएं। सही है, यही होगा दुर्जनाएं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हालांकि ये थोड़े टफ होते हैं, लेकिन आप इन्हें बार बार पढ़ेंगे ना तो याद हो ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अभितः परित योगी विभक्ति। जो अभितः परित योगी, इसमें एक सूत्र चलता है अभितः परित समस्या निकषा, सॉरी समस्या नहीं, अभितः परित समय निकषा हा प्रति योगा, ये एक सूत्र चलता है कारक चिन्हों में। हम ये कहेंगे अभित यानी दोनों ओर, परित चारों ओर, परित चारों ओर, और समय यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पर होता है समय या निकषा। समय का मतलब समीप, ठीक है, निकषा का मतलब हो जाएगा आपका, उसका भी मतलब समीप ही होता है। और एक होता है हा, जो आप सुख के रूप में यूज करते हैं। और क्या हो जाएगा प्रति का मतलब की ओर, ठीक है। और इन सभी में है आपकी द्वितीय विभक्ति होती है, ऐसे याद रखें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैंने सूत्र बताया अभितः परित समय निकषा हा प्रति योगा भी द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, इसमें से केवल अभितः परित दे रखा था, बाकी समय निकषा वगैरह ये नहीं दे रखे थे। ठीक है, तो हम ये याद रख सकते हैं, तो बाकी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नायक इतस्य पद संधि विच्छेद अस्ति। हालांकि संधि विच्छेद संस्कृत में पढ़िएगा, हिंदी में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बाकी सभी चीज़ें सही होंगी। सही मतलब ये है कि सिमिलर होगी। तो नायक है ना, तो ये हो जाएगा बड़ी ए की मात्रा कहाँ पे, ये रही ने प्लस अक, आप विसर्ग लगे हैं, बाकी सब है हिंदी में पढ़ेंगे वही संस्कृत में होती है। ये अयादि संधि होगी, स्वर संधि का एक प्रकार होता है, और इसके एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बता दिए थे। अगर छोटी ए है और बड़ी ए है, इसके बाद है कोई भिन्न स्वर आता है, हालांकि मैंने ओ और बड़ा ओ नहीं लिया है, मैंने केवल एग्जाम्पल दे रखा उसी आधार पर बता रहा हूँ। इसमें अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर अक आय हो जाता है, और जो बड़ी ए होती है इसकी जब आय हो जाता है। अगर इनको हम देखें अब कैसे, जैसे ना हमने अलग कर लिया, और बड़ी ए की मात्रा और प्लस आपका प्रत्यय जुड़ा हुआ है अक, अका बोल सकते हैं। तो न का नहीं उतार लें सीधा, जो ए है इसकी जब आय हो जाएगा ये वाला, ठीक है, बाकी अक है प्रत्यय। ये न है ना, ये इसमें आक यानी जो न हलंत है इसमें आ के मिलेगा, तो ये पूरा ना हो जाएगा। ठीक है, और जो यह है बच रहा है आधा, इसमें आ के यह हो जाएगा पूरा, और कत होता है, तो इस प्रकार ये नायक बन जाएगा। इसी प्रकार का पूछा था क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है इति प्लस अत्र संधि भविष्यति, इसकी संधि क्या होगी। तो अगर दोनों को मिला के ही पूछा है तो देखो ये यहाँ पे होगी आपकी यण संधि। यण संधि में ये होता है कि जो ई होता है इसका यह हो जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, तो इत्यपि बनेगा, तो ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। कैसे बना है वो इस प्रकार बना है, जैसे कि ई का ई रखने देंगे, और जो ई है इस त में मिली हुई मात्रा है, तो त को तो हम हलंत कर देंगे, क्योंकि ई की मात्रा है ना वो इधर ले लेंगे। ठीक है, प्लस अभी मैं तो आगे लिखते जा रहा हूँ, बाकी ये सेम ही चलेगा। यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग होगा, क्या होगा, इस ई की जब पे यह हो जाएगा ये हलंत होगा, और ये ऑलरेडी त था वो हलंता इसमें मिल जाएगा, और इससे पहले जो ई थी वो इस प्रकार ही रखी जाएगी। जो अ है ना इसमें आके मिलेगा, तो फिर ये कुछ इस प्रकार का ये पूरा यह हो जाएगा, इसमें त आधा मिला हुआ होगा, और बाकी पी बचा था ये, तो इस प्रकार इत्यपि बनेगा, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बागीस अथ संधि यानी संधि अस्ति, यानी बागीस में कौन सी संधि होगी, इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो संधि होगी ना वो हो जाएगी आपकी, इसमें तीसरा वर्ण हो गया, तो ये जसत्व संधि हो जाएगी इसमें। ठीक है, यानी यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे ना, वाक प्लस ईस होता है, तो जसत्व संधि के अनुसार तीसरा वर्ण हो जाता है क का तीसरा वर्ण क ख ग, क ख ग, क ख ग, तो ये इस प्रकार ग आ जाएगा, और इस पे जो मात्रा है वो तो ऑलरेडी इसी प्रकार आ जाएगी, तो हम कहेंगे जसत्व संधि के अनुसार होता है, जिसमें इसका सूत्र चलता है जलाम जसो अंते, यानी जो जल वर्ण वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण होंगे या ऊष्म वर्ण हो, तो उनका जस यानी अपने का तीसरा वर्ण हो जाता है, तो इसे ही हम जस प्रत्याहार वर्ग की तृतीय चतुर्थ वर्ण हो जाते हैं, जैसे बागीस हो गया। ठीक है, और जैसे निदानंद हो गया, जैसे चित प्लस आनंद, इस प्रकार चितानंद। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, मैं तो आपको बताते चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें
कि वनौषधि अत्र संधि विच्छेद अस्ति, यानी वनौषधि में कौन संधि है। चाहे तो आप हिंदी के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, संस्कृत तो बात एक ही होगी, लेकिन संधि का जो विच्छेद होगा उसी प्रकार हो जाएगा जैसे हिंदी का होता है। तो इसमें हो जाएगा वन प्लस औषधि, तो वनौषधि, ठीक है। तो ये कौन सी संधि होगी, ये वृद्धि संधि है, ठीक है। वन प्लस औषधि वनौषधि। जैसे हम एक शब्द और लें, जैसे स प्लस ईसा, तो इसमें भी इसका दीर्घ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सैसा। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हिंदी के होते हैं ना वैसे ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानम भवति। ये कह रहा है कि मोस्टली है जो उत्तर पद प्रधान होता है। तो देखो उत्तर पद प्रधान का मतलब ये है कि जैसे हम समास बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत सारे मीन्स ये कि है तो लिमिट ही समासों की, लेकिन समासों के जो प्रकार में देखते हैं तो हम ये देखते हैं जैसे द्वंद्व समास है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुप्रिय उसमें अन्य पद प्रधान होता है। तो इसी प्रकार आप बताइए कि उत्तर पद प्रधान किसमें होता है, दूसरा पद, तो ये बताना था। तो ये एक तरह से हिंदी में पढ़ते हैं कि वही तत्पुरुष समास है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, यानी ऐसे बोल सकते हैं उत्तर पद, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जैसे अभी भाव इसमें प्रथम पद जो अव्यय होता है ना वो प्रधान होता है, बहुप्रिय में अन्य पद प्रधान होता है, कर्मधारय में जो विशेषण विशेष से चलता है तो उस आधार पर, हालांकि ये तत्पुरुष का ये प्रकार होता है तो इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होगा, किसमें कर्मधारय में, लेकिन इसमें विशेषण विशेष से चलता है ज़्यादा, ठीक है, तो उस आधार पर। नेक्स्ट है नीलोत्पलम अस्मिन् पदे समास अस्ति। तो नीलोत्पलम में कौन सा समास हो जाएगा, नीलोत्पलम, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका, हालांकि इसमें देखो तत्पुरुष समास दे नहीं रखा है तो फिर हम कर्मधारय पे जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक अधिहरि अस्मिन् पदे समास अस्ति। हालांकि इसमें शुरुआत में ही आपका एक तरह से अव्यय जुड़ा हुआ है तो फिर हम इसका कहेंगे ये अव्ययवाची समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रामकृष्ण अस्मिन् पदे समास विक्रय, यानी रामकृष्ण का जो समास विक्रय क्या होगा एक तरह से ये बताना है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि राम च कृष्ण च, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे राम और कृष्ण दोनों, जैसे राम सीता राधे श्याम, तो इस प्रकार। नेक्स्ट है कथित अत्र धातु प्रत्ययश्चत स्त, यानी जो कथित है इसमें आपको प्रत्यय बताना है कौन सा होगा। अगर देखें तो ये भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें इत प्रत्यय होगा, इत मतलब इसे आप कत बोल सकते हैं या इत बोलते हैं, इसे कत प्लस इत होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है छात्रेषु मोहन पठतम रेखांकित पदे प्रत्यय अस्ति, यानी पठतम में कौन सा प्रत्यय है। तो सिंपल है, इसे पहचानने का तरीका बाद में कह सकते हैं तम लग रहा है, तम लग रहा है तो हम कहेंगे तो ये हो जाएगा तम प्रत्यय हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसके रूप कुछ इस प्रकार चलते हैं, जैसे कि पठोत्तम, ये हालांकि देखा जाए इसके जो रूप चलेंगे वो ऐसे चलेंगे, मैं लिख के बताऊं, जैसे 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 श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम हो गया, फिर हो गया जैसे श्रेष्ठतम, पठोत्तम, और क्या हो जाएंगे, देखो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ इसमें, ठीक है। इसे एग्जाम्पल को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, एक सेकंड, एक सेकंड,
दोबारा से देख लेते हैं, मुझ पर से कहीं ना कहीं गलती हो रही है इसमें, इस वजह से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये पठतम है ना, इसमें है तो प्रत्यय इसमें तमपी। अब तमप जब भी जुड़ेगा ना तो वो किस प्रकार जुड़ेगा मैं ये बता देता हूँ। जैसे चलो ये तो पठतम दे रखा है, तो ये होगा पटु प्लस तमप। ठीक है, तो फिर ये बनेगा पठतम। इसका और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जैसे उच्च, उच्च है उसमें तमप प्रत्यय जुड़े तो फिर क्या बनेगा शब्द, तो इससे बन जाएगा आपका उच्चतम। आप ऐसे कह सकते हैं, जो तमप प्रत्यय होगा ना, इसका प्रयोग विशेषण के अंत में किया जाता है। जो उत्तम अवस्था होती है ना, जैसे आपने डिग्री पढ़ी होंगी, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो ये सुपरलेटिव के लिए यूज होता है उच्चतम। जैसे उत्तम अवस्था होती है उसके लिए बदलने के लिए हम करते हैं। ठीक है, और लास्ट में तम शेष बचता है, इसकी एक ही पहचान होती है तमप प्रत्यय की। क्या शेष बचता है, लास्ट में तम शेष बचता है। जैसे पटुतम, श्रेष्ठतम, तो इस प्रकार। ठीक है, तो यही थी, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था इस वजह से। नेक्स्ट है कि मया पाठ पठनीय, तो नी आ जाता ना तो उसमें अनियर प्रत्यय हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अनियर की एक पहचान होती है, इसका जो अनियर प्रत्यय होता है ना, ये चाहिए अर्थ में इसका यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखना, चाहिए अर्थ में। ठीक है, और इसमें शेष क्या बचता है, अगर हम किसी में अनिय प्रत्यय लगे तो इसमें अनिय शेष बचता है। ठीक है, और कोई बात है नहीं इसमें, जैसे कि पठनीय और गमनीय, और इसके रूप बनेंगे हसनीय, यानी बहुत सारे रूप बन जाएंगे। तो इस प्रकार अनियरता इसमें तो पठनीय में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 58 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है कि मोहन गेंद से खेलता है, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद अस्ति, अनुवाद अस्ति, यानी मोहन गेंद से खेलता है, इसका एक तरह से संस्कृत अनुवाद करना है आपको। हम एक चीज कहेंगे, क्या कहेंगे, जो भी चीज, यानी मोहन गेंद से खेलता है, जो भी खेलने की चीज हो, या हम इसके लिए एक संस्कृत में ये कहते हैं, क्या कहते हैं, साधकतम करणम क्रिया सिद्धि में सहायक कर्ण कहते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, कर्ण में तृतीय विभक्ति हो जाती है, और इसमें कर्ण क्या है, जैसे कि खेलना है, तो खेलना नहीं, सॉरी गेंद है, गेंद, मोहन गेंद से खेलता है, तो गेंद में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो मोहन तो सब्जेक्ट ही है, यानी एक तरह से करता है, ये तो सभी में दे रखा है। अब जो गेंद है, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं, संस्कृत में गेंद को क्या कहते हैं, अब देखो इसकी तृतीय विभक्ति करेंगे ना तो वो कुंदकेन बन जाए, वो सॉरी कंदकेन बन जाएगा। कंदकेन किसमें, क्योंकि हम ये कहते हैं कर्ण में तृतीय विभक्ति हो जाती है खेलने के संबंध में, यानी साधकतम कर्णम, यानी जो जिसके रूप में क्रिया की जाती है ना, तो उसमें कर्ण हो जाता है, तो गेंद के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोहन कंदकेन क्रीडति, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि वो विद्यालय की ओर जाता है, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद अस्ति, तो इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो देखो मैंने एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि समया, निकषा, अभिता, परिता, प्रति, तो इनमें द्वितीय विभक्ति होती है, तो की ओर जा रहा है ना, की ओर, इसमें द्वितीय विभक्ति होगी, किसमें होगी वो अब देख लेते हैं। वह का स हो जाएगा, ये बात सही है, सभी में स है। अब प्रति सभी में लग रहा है, की ओर जा रहा है, ये भी बात सही है। और देखो ये अगर जो कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन होता है तो क्रिया भी उसी प्रकार की होगी, तो इसमें क्रिया सभी में एक प्रकार की, बस अंतर आ रहा है विद्यालय से, तो सतवीं व्यक्ति तो होगी नहीं विद्यालय से वाली, विद्यालय की तो ये तृतीय व्यक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं समय अनेक्षा अभिता परिता इन्हें सभी के योग में और प्रति के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है, तो विद्यालयात इसमें भी पंचमी व्यक्ति नहीं होगी, तो द्वितीय होगी। तो हम ये कहें प्रति के योग में द्वितीय व्यक्ति होगी, तो विद्यालय जो कर्म था उसमें द्वितीय व्यक्ति हो गई है, तो सब विद्यालय में प्रति गच्छति, वो विद्यालय की हो जाता है, ये वाला सही अनुवाद होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वो ब्राह्मण को दान देता है या धन देता है,
और इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा, इसका ही संस्कृत अनुवाद करना था। तो वह ब्राह्मण को दान देता है, तो हम कहेंगे इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा, तो चतुर्थी व्यक्ति लगा देंगे। और किस में लगेगी ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हम कहेंगे स विप्राय धर्म ददाति, ठीक है। स तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हो जाएगी, दो धर्म और किसे दे रहा था, ब्राह्मण को विप्राय, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हालांकि हमने सभी क्वेश्चनों को करने की कोशिश की, अगर किसी क्वेश्चन में गलती हो जाए तो आप कमेंट में बता देना। मोस्टली जितना हम जानते हैं उतनी बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो बाकी